हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। आपकी एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी ऐसा भी मैं आशा करता हूं। ठीक है, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ का लाइए, छत्तीसगढ़ का सीरीज लाइए। लाऊंगा भाई, आज तीसरा डे है। ठीक है, मेरे को पूरा ध्यान है। मैं वीडियो के शुरू में ये बोल देता हूं कि सारे सब्जेक्ट आएंगे। संविधान और हिंदी का भी चल रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को, उसके बाद पंचायती राज चलाऊंगा, उसके बाद ग्रामीण विकास आजीविका का चलाऊंगा। पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे भाई। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। आपको मैं शुरू में ये बात बोल रहा हूं, जैसे अभी संविधान और हिंदी का चल रहा है। ठीक है, आप कम से कम 5 छोटा छोटा हैंड नोट बुक रख लीजिए, किताब बुक रख लीजिए। संविधान का संविधान में एक अलग उसका हैंड नोट बनाइए, हिंदी का अलग बनाइए। इसके जस्ट बाद जो है मैं छत्तीसगढ़ का पंचायत बीच बीच में लाऊंगा। ऐसा नहीं कि संविधान पूरा कंप्लीट कराने के बाद, बीच बीच में सभी सभी सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा। बेफिक्र रहिए। तो जैसे छत्तीसगढ़ का कहूंगा, छत्तीसगढ़ के हैंड नोट बुक रख लीजिए आप, पंचायती राज का अलग रख लीजिए, ग्रामीण विकास का अलग, ऐसे 6 बुक रख लीजिए ना बढ़िया से। तो आप बार बार एक ही में मत रखिए, अलग अलग सब्जेक्ट का हैंड नोट बुक बनाइए। और बीच बीच में मैं सभी सब्जेक्ट लाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, करंट अफेयर सब डे नवीनतम आंकड़े के साथ लाऊंगा। सारे सब्जेक्ट में कराऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र 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 रहिए। मेरा आप गारंटी है भाई कि मैं सारे सब्जेक्ट लाऊंगा। इसलिए ठीक है, ये बताना जरूरी कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे। आएगा भाई, सभी के लिए सभी सब्जेक्ट आएगा, नो टेंशन। चलिए ठीक है, आज डे तीसरा, इसमें देखेंगे संविधान और हिंदी। ठीक है, चलिए देखेंगे। एडीओ डे तीसरा है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसा मैं भी आशा करता हूं। और जो भी बातें हैं भाई कमेंट में बोल दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं कमेंट देखते रहता हूं और रिप्लाई भी देता हूं मैं। इतना ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलिए डे 3 है, संविधान और हिंदी देखेंगे। यहां पर आज हम देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। संविधान में क्या है, अनुसूची, शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे। संविधान में आपको पता है कि कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 395 अनुच्छेद है। याद रख लीजिए। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, बढ़कर अब कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई है। क्लियर हो गया बात है? संविधान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स हैं। याद रखिए, इसे पूछा जाता है। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितने भाग हैं भाई? 22 भाग है। क्लियर हो गया? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पहले 8 थी, बढ़कर अब 12 हो गई। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। क्लियर? अब ये 12 अनुसूचियों को आज हम देखेंगे संविधान में। चलिए देखते हैं। और जो जो गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से सेट पूछे जाते हैं फॉर्मेट, उसको भी मैं आपको बताते हुए चला जाऊंगा। क्लियर हो गया? चलिए, सबसे पहले प्रथम अनुसूचियां। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है कि भैया भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उसके नाम हैं। कौन से राज्य की कितना क्षेत्रफल है, कहां तक इनकी सीमाएं हैं, इस बात को कहां रखा गया? प्रथम अनुसूची में रखा गया है। क्लियर हो गया? देखो, भारत में भी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस 28 राज्य का क्या नाम है, इनकी सीमाएं कहां कहां लगती है, इनका क्षेत्रफल कितना है, ये किसमें है? प्रथम अनुसूची में। आपसे कैसे पूछा जाएगा पता है? प्रथम अनुसूची में किस बात की चर्चा है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको पता कि हाँ, भारत जो संघ के राज्य क्षेत्रों के नाम है, उनकी सीमाएं हैं। ठीक है, ये प्रथम अनुसूची में है। सीधी से अगर बात पूछा जाए तो भारत में जो राज्य है उनके नाम है, उनके क्षेत्रफल है, उनकी सीमाएं कहां कहां तक लगी हुई है, ये प्रथम अनुसूची में है। क्लियर? याद कर लीजिए। याद हो गया मेरे साथ? प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत में जितने भी राज्य हैं उनका क्या नाम है, ये लिखा हुआ है। राज्य क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल कितना है, सीमा कहां कहां तक लगी हुई है, ये प्रथम अनुसूची में है। क्लियर हो गया? दूसरी अनुसूची देखो, यहां पर मैंने द्वितीय अनुसूची ऐसा नहीं लिखा, ये लिख दिया, क्रम लिख दिया, 2 3 4। आप समझ जाइए कि ये दूसरी अनुसूची, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसा समझ जाइए आप। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से जुड़े प्रावधान हैं। अब कैसे? अब दूसरे में डायरेक्टली एक बात में क्या याद रखिए पता है? वेतन याद रखिए, वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, सैलरी है। ठीक, अब ध्यान से समझिए। जैसे कि राष्ट्रपति की सैलरी क्या है, कितनी है राष्ट्रपति की, राज्यपाल की कितनी है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सैलरी कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सैलरी कितनी है, ये सब किसमें है? द्वितीय अनुसूची में। क्लियर हो गया? तो डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है? द्वितीय अनुसूची में क्या है? हाँ, सैलरी, वेतन भत्ते के बारे में है। बात खत्म। यही तो याद रखना है आपको। ठीक है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन
भत्ते की है, लोकसभा अध्यक्ष, वेतन भत्ते आप याद रखिए, माइंड में क्या रखना है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन भत्तों से जुड़े प्रावधान है। क्लियर हो गया। राष्ट्रपति का सैलरी है, गवर्नर की सैलरी है, क्या है, संचित निधि से दिया जाता है, इसको नहीं पूछा जाता। आप ये याद रखिए कि द्वितीय अनुसूची में क्या है, हाँ वेतन भत्ते पेंशन से जुड़े प्रावधान है, सैलरी वेतन भत्ते से जुड़े प्रावधान है, ये माइंड में आपको रखना है। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ औथ के बारे में है। शपथ देखेंगे आप, जितने भी राज्य के मंत्री हैं शपथ लेते हैं, विधायक जो है शपथ लेते हैं, उसके बाद सांसद शपथ लेते हैं, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। तो क्या है ये शपथ के बारे में तृतीय अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। क्लियर, मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में भारत में जितने राज्य हैं उनके नाम है, उनकी सीमाएं हैं, उनका क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया। द्वितीय में क्या है, वेतन भत्ते, एक लाइन में याद कीजिए, वेतन भत्ता सैलरी से जुड़े प्रावधान है, ठीक है। तृतीय में क्या है, शपथ है, मैंने अभी आपको बताया शपथ लेता है, जितने भी आप देखेंगे राज्य के मंत्री हो गए, विधायक हो गया, सांसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, ये सब क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तीसरा में क्या है, शपथ। याद हो गया, क्लियर हो गया, याद करिए मेरे साथ, बस जो जो बोल रहा हूं उसी को याद कीजिए। तीसरा में क्या है, शपथ, दूसरा में क्या है, सैलरी, ऐसे ही याद करना है। चलिए देखते हैं अगला, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में एक लाइन में याद कीजिए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। याद क्या क्या याद रखना है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये आपको याद रखना है। देखो ऐसे ही आपको याद रखना है। सूची में क्या है, हाँ ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्र हैं, सीमाएं हैं, नाम है। दूसरा में हो गया सैलरी भत्ते से जुड़े प्रावधान है। तीसरे में आपका शपथ हो गया, और चौथे में आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चार अनुसूचियां याद हो गई आपको। चलिए अगला बढ़ते हैं, पांचवी अनुसूचियां। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में है। तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्या है, प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में है। क्लियर हो गया, पांचवी अनुसूची। चलिए अगला देखते हैं, छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची याद रखना है आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में है। ठीक है, छठवीं अनुसूची में क्या है, जैसे आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें क्या है, इन राज्यों के जनजाति आपको ध्यान में रखना है, जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में है। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान रखिए। चलिए अगला देखते हैं, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, ध्यान से समझिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची विषयों का विवरण है। क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची विषयों का जो है क्या है, विवरण है। अब देखो संघ सूची क्या है, इसको पूछा जाता है तो थोड़ा इसको, संघ सूची क्या है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें संघ सूची में कितने हैं, संघ सूची में कौन कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। और संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं वर्तमान में। अभी जैसे संघ सूची में मैंने अभी आपको बताया, केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी संघ सूची में। जैसे रेल क्या है, केंद्र सरकार का है, ठीक है। उसके बाद डाक, केंद्र सरकार का है। बैंक केंद्र सरकार का है। उसके बाद नागरिकता से अगर नियम बनाना है, केंद्र सरकार का है। बीमा जो है केंद्र सरकार का। बाद फौज है, केंद्र सरकार का है। तो संघ सूची क्या है, जिस पर केंद्र सरकार जो है अपना कानून बनाती है। और संघ सूची में भी 100 विषय हैं। क्लियर हो गया बातें। संघ सूची में मैं आपको बताया, जैसे सेना हो गया, रेल हो गया, पोस्ट हो गया, डाक, ठीक है, बैंक हो गया, ये बीमा हो गया, नागरिकता हो गया, ये विषय है जिस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। ठीक है, संघ सूची कितने हैं, 100 विषय हैं संघ सूची में। राज्य सूची, अब राज्य सूची में क्या है, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में जो है 61 विषय है। जैसे राज्य सूची में आप देखेंगे, जैसे जेल राज्य सूची का विषय है, इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। पुलिस, राज्य सरकार इस पर क्या बनाएगी, और कानून बनाएगी। उसके बाद देखेंगे आप जो है पंचायत, इसमें राज्य सूची का विषय है, ठीक है। उसी प्रकार से कृषि आप देखेंगे, राज्य सूची का विषय है। उसके बाद आप मनोरंजन देखेंगे, राज्य सूची का विषय, इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या है, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी, उसे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। क्लियर हो गया, संघ सूची समझ आए, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी।
राज्य सूची जिसमें राज्य, क्या राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची जिसमें क्या है, दोनों कानून बनाएगी, केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। एक होता है अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाता है। अगर अवशिष्ट अगर कहीं भी देखा, अभी जो है स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाता है, तो केंद्र सरकार। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अवशिष्ट शक्तियों पर कौन जो है कानून बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। ये 7वीं अनुसूची हो गया, क्लियर। 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको 8वीं अनुसूची में पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। और कितने भाषा है जो जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं हैं। समझ आए। तो पहला बात आपको क्या ध्यान में रखना है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। इस भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है, जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू है, संस्कृत है, सिंधी है, कोंकणी है। ऐसे 22 भाषा है, आपको ध्यान में रखना है। मैंने 22 भाषा का नाम नहीं लिया, कुछ कुछ का आपको बताया उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का है। ठीक है, अभी कितने भाषाएं जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाएं। ठीक है, अब इसके संविधान संशोधन को पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये 8वीं अनुसूची में देखो, पहले अभी वर्तमान में कितने संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, 22 भाषा। पहले कितने थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, ध्यान से समझिए, 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, तो पहले तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी, 14 थी। अब 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो कितनी भाषा हो गई, 15 भाषा हो गई। क्लियर हो गया। इसको पूछा जाता है, सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो भैया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो पहले 14 थी, अब सिंधी को जोड़ा तो 15 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको कैसे याद रखना है, आपको पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया था। भाषा का नाम पूछ दिया जाता है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। याद रखिए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। या कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाएगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों भाषाओं को निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो 71वां संविधान संशोधन 1992। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताते हुए चला जा रहा हूँ, इसलिए जो मैं जितने लिखता हूँ पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं। समझ आ रहा है। तो देखो, 14 थी, सिंधी जुड़ा तो 15 हो गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा जुड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो कितना हो गया टोटल, अब 18 हो गए, 18 भाषा हो गया। अब देखिए, 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92 संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 18 4 22 भाषा। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषाएं। इसको कैसे पूछेगा, आपको बता देता हूं मैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाओं को, तो 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्लियर हुआ। इनका संविधान संशोधन भी याद रखना है, और उस संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा भी वर्तमान में क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो 8वीं अनुसूची में किस बात की चर्चा है, तो भैया संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में है। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची तक हो गया, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 8वीं अनुसूची तक हमने देख लिया। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, ये भूमि सुधार आपको ध्यान रखना है, और जमींदारी उन्मूलन। 9वीं अनुसूची में क्या बात आपको याद रखना है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन निम्न में से किस अनुसूची में है, तो भैया 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में केवल एक बात याद रखना है कि आपको क्या रखना है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। क्लियर हो गया। अब 10वीं अनुसूची की ओर चलते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून के ऊपर है। ठीक है, देखो,
दल बदल कानून का संविधान में स्पेशल एक चैप्टर है। जब वहां पर पहुंचेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसे कोई पार्टी है, मान के चलो दूसरे पार्टी में मिल जाएगी, तो जैसे कोई सांसद है या विधायक है दूसरे पार्टी में मिल गया, मान के चलो कोई बीजेपी है कांग्रेस में जाकर मिल गया, तो संसद की तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, आम आदमी हो जाएगा, उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो है निर्दलीय चुनाव में खड़ा हुआ, फिर वो जीत गया मान के चलो, और वो जाकर किसी पार्टी में मिल गया, तो उसकी सदस्यता छीन जाएगी। तो ऐसे इसके बहुत से नियम कानून है। क्या ऐसे मान के चलो अगर कोई पार्टी अगर किसी पार्टी में जाती भी है, तो कौन सी स्थिति में उसकी सदस्यता नहीं छीनेगी, यानी कि पूरे जब आगे जब चलेंगे दल बदल के बारे में, वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी माइंड में केवल ये रखिए कि 10वीं अनुसूची में हाँ दल बदल कानून है, और ये जो आपको ध्यान में रखना है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। जितने मैं संविधान संशोधन बता रहा हूं भाई, उसको 100% याद रखिएगा साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही जोड़ दिया, जैसे मैंने 8वीं अनुसूची में बताया जितने भी कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत भाषाएं जुड़ी है पूरे याद रखिए। मैं पूरा बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने की संभावना या पूछा गया है, इन सबको पूछा गया है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में क्या था, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन थी। 10वीं अनुसूची में क्या है, आपको दल बदल याद रखना है, माइंड में दल बदल याद रखना, और 52वां संविधान संशोधन 1985 आपको याद में रखना है, ठीक है। दल बदल का जब स्पेशल जब टॉपिक चलेगा वहां मैं डिटेल में बताऊंगा कि हाँ कि कैसे कौन सी स्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन करता है कैसे उसकी सदस्यता जो है छीन ली जाती है, कौन सी स्थिति में अगर दूसरी पार्टी में भी जाता है तो उनकी सदस्यता नहीं छीनेगी, पूरे डिटेल में वहां पर बताएंगे। अभी केवल माइंड में ये रखिए कि हाँ 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है आपको ध्यान में रखना है, इसे तो सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन याद रखिए। ये संविधान संशोधन याद रखना है, संविधान संशोधन याद रखना है जितने बता रहा हूं मैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है कि हम इसे इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहले यही याद रखना है। आपको ये पूछ दिया जाएगा कि जो 11वीं अनुसूची है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इस अनुसूची में आपको ध्यान रखना है कि पंचायतों की शक्ति और दायित्वों के बारे में बताया गया है। ये अभी पंचायती चूंकि एडीओ का चल रहा है, पंचायत से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची को सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, इसमें पंचायतों की शक्ति और दायित्व के बारे में है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि पंचायत कौन से भाग में है, भाग 9 में पंचायत है, याद रखिए। देखो पंचायत एडीओ में पंचायती राज है, तो इसको तो पंचायती राज में ये पंचायती राज के सब्जेक्ट में ये तो है ही, ये दोनों है, वहां भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी संविधान में सूचियां अनुसूचियां चल रही उसको भी बता, यहाँ पर भी बता रहा हूँ मैं। तो समझिए ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत याद रखिए, ठीक है। पंचायतों की शक्ति और दायित्वों के बारे में बताया गया है, और इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, इसे पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान से मैं 11वीं अनुसूची को इससे बार बार बोल रहा हूँ, 10वीं अनुसूची को भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन बार अनुसूची का ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 73वां संविधान संशोधन, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या है, पंचायत, पंचायत की शक्ति और दायित्व के बारे में है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायत कौन से भाग में है ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है, भाग 9 में है। पंचायत कौन से भाग में है, भाग 9 में है, ये भाग की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको सबसे शुरू में क्या बताया, संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग 22 और 12 अनुसूचियां हैं। तो पंचायत कौन से अगर भाग पूछे तो भाग 9 में है, याद रखिए भाग 9 में पंचायत है। और कितने विषय हैं पंचायत में, तो 29 विषय हैं, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति और दायित्व के बारे में है, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ये पंचायत में कौन से भाग में है, भाग 9 में है। और पंचायत में कितने विषय हैं अगर पूछे तो 29 विषय है, 29 विषय है। क्लियर हो गया बातें, एक एक लाइन बहुत कीमती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में ध्यान रखना है किसे, देखो कंपेयर करके पढ़िए 11वीं और 12वीं, देखो 73वां संविधान संशोधन था 11वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, ये 73 था, ये 74वां संविधान संशोधन है 1992 द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों जो है पंचायती राज से है, इसलिए आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। इसमें नगर पालिका की शक्ति व दायित्व के बारे में है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति व दायित्व के बारे में है।
क्लियर हो गया। इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा, इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब ये देखो पंचायत जो है भाग 9 में है, तो नगर पालिका पंचायत जो है भाग 9 में है, तो नगर पालिका भाग 9 क में है। याद रखिए भाग 9 क में है। ठीक है, पंचायत में 29 विषय हैं, तो याद रखना कि नगर पालिका में कितने हैं, 18 विषय हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों ध्यान रखिए। इसलिए तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत से बात है। याद रखिए 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। संविधान संशोधन इसका ध्यान रखिए, 73वां संविधान संशोधन है। ये 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन है। ये भाग 9 में है, पंचायत नगर पालिका भाग 9 क में है। याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, पंचायत में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, तो नगर पालिका में 18 विषय हैं। क्लियर हो गया। ये था संविधान में पूरी अनुसूची 12 के 12 अनुसूची जो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अब अगला हिंदी। हिंदी में हम क्या देखेंगे, सम उच्चारित शब्द के बारे में देखेंगे। ठीक है, सम उच्चारित शब्द क्या है, बोलने में तो सेम है, उच्चारण में तो सेम लगेगा, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब कैसे देखो, जैसे मान के चलो हार बोल दिया मैंने, बोलने में तो सेम है। एक हार होता है हारना जीतना वाला, एक हार होता है गले में पहनने वाला। मैंने क्या बोला, हार। बोलने में उच्चारण करने में तो सेम है, हार हार, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे दिया बोल दिया मैंने, दिया तो एक होता है दिया, मैंने उसको पेन दिया, उसको मैंने शक्कर दिया, उसको मैंने किताब दिया। एक दिया मतलब होता है दीपक। तो बोलने में दिया दिया तो सेम है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। इसी को बोला जाता है सम उच्चारित शब्द। उच्चारण करने में तो सेम सेम है उच्चारण। जैसे एक होता है बलि, बलि मतलब होता है, एक होता है हष्ट पुष्ट बलि बलवान, एक बलि मतलब होता है चढ़ावा। चढ़ावा देखते हैं ना, बलि दे देना, चढ़ावा कर देना। मतलब सम उच्चारण में, उच्चारण करने में, मुंह से बोलने में तो सेम लगता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। इसी को बोला जाता है सम उच्चारित शब्द। चलिए देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है उसको हम देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, सम उच्चारित शब्द, उच्चारण सेम है, बोलने में मुंह में बोलते हैं तो सेम लगता है, लेकिन उसका जो है अर्थ अलग अलग होता है, उसे सम उच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आदि, आदि। अब आदि, एक आदि क्या होता है, आदि मतलब आरंभ करना, और एक आदि मतलब होता है आदत लग गया। और दोनों को ध्यान से समझिए, मात्राओं का खेल है भाई। अब जब लिखोगे तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो एक आदि, ये आदि लिखा रहेगा और ये आदि लिखा रहेगा, मान के चलो इसका मतलब होता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो मात्राओं को थोड़ा भी ध्यान देना है। एक आदि का मतलब होता है आरंभ, एक आदि का मतलब होता है आदत। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, आहूत। आहूत मतलब बुलाया गया, और उसी से देखना आहूत आहुति सेम सेम लग रहा है। ठीक है, आहुति मतलब होता है बलि। क्लियर हो गया। चलिए ध्यान रखना। ठीक है, ओटना, बिनौले अलग करना, और एक औंटना, औंटना मतलब होता है खौलना। ठीक है, मेरा खून औंट गया, ऐसे करके देखते हैं ना, मेरा खून औंट गया, खून खौल गया। तो एक ओटना का मतलब होता है बिनौले अलग करना, और ये औंटना का मतलब होता है खौलना। देखो डिफरेंट थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बोलने में तो सेम लग रहा है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, दिन। देखो ये दिन, एक होता है दिन मतलब दिवस को बताता है, रविवार का दिन, सोमवार का दिन, कल का दिन, परसों का दिन। एक दिन होता है मतलब दयनीय, दयनीय स्थिति है उनकी। ठीक है, ऐसे आप सुने हैं नहीं। चलिए अगला देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया बलि। एक बलि होता है बलवान, एक बलि होता है चढ़ावा। देखिए बोलने में तो सेम लग रहा है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। चलिए अगला देखते हैं, सूत। ठीक है, एक सूत मतलब होता है धागा, और एक सूत मतलब होता है बेटा। क्लियर हुआ। और छत्तीसगढ़ी में सूत मतलब सोना होता है, चल सूते जाओ होता है नहीं। तो ध्यान रखना, ये एक सूत मतलब धागा, और एक सूत मतलब बेटा। बोलने में तो सेम लग रहा है, सूत सूत समुच्चारण है, बोलने में उच्चारण सेम हो रहा है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। देखो एक अंश, ये आप देखिए लिखा, ये लिखने, लिखा कैसे, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अंश, एक अंश मतलब होता है खंड, और ये अंश वाले में होता है कंधा। समझना है ये सब चीजों को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, आमरण। आमरण मतलब मरने तक, और एक आवरण होता है, आवरण मतलब होता है पर्दा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पास। पास मतलब तुम पास आओ, तुम पास आए। ठीक है, वो वाला पास है। ठीक है, पास मतलब निकट आना, और एक होता है पास, मैं उसे बहुत दिनों से पास रहा हूं, फंदा। एक पास मतलब होता है फंदा। ठीक है,
शंकर, भगवान शंकर है, ठीक है, शिव जी है। और एक शंकर देखो कैसे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये स और ये स में डिफरेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये शंकर शिव वाला है और ये स है मिश्रित जाति। आप देखेंगे कि दो तीन जाति को मिला करके हाइब्रिड नया जाति मिला रहे हैं आजकल, देखना एग्रीकल्चर में, देखना बहुत से नए नए वेराइटीज तैयार किए जा रहे हैं, हाइब्रिड वेराइटीज तैयार किए जा रहे हैं, दो अलग अलग जाति को मिलाकर एक नया हाइब्रिड वेराइटी तैयार किया जा रहा है, तो वो वाला शंकर है ये, ठीक है। और एक शंकर है शिव, ठीक है, मिश्रित जाति। आप देखना जैसे कभी कभी देखना गधा घोड़ा का संभोग करा करके नया नया वेराइटी हाइब्रिड शंकर उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना इसी को मिश्रित शंकर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आसन। आसन मतलब बैठना, और आसान, आसान मतलब सरल, ठीक है। बोलने में तो सेम लग रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। चलिए अगला देखते हैं, दिया। मैंने अभी आपको बताया दिया मतलब देना, एक दिया मतलब दीपक, ठीक है। अगला देखते हैं, लग्न। लग्न मतलब होता है मुहूर्त, और एक होता है लगन, उत्साह, ठीक है। लग्न ये शादी वाला आप देखेंगे मुहूर्त, लगन मतलब उत्साह, लगन से आप पढ़ाई कीजिए, ऐसा बोलता है नहीं, उत्साह से पढ़ाई कीजिए। चलिए एक होता है राज। राजपाट है, ऐसे हमने देखा है, राजपाट, राजतंत्र, शासन सत्ता वाला है। एक होता है राज। आपको एक राज की बात बताऊं, मतलब रहस्य, ठीक है ये। अगला देखते हैं, कृति। देखो ये लिखा भी कैसे उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। कृति मतलब होता है, एक कृति मतलब रचना, और एक कृति मतलब होता है निपुण। दोनों बोलने में तो सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। चलिए अगला देखते हैं, अवधि। एक अवधि होती है समय, पंचवर्षीय की अवधि, ठीक है। आप देखेंगे अवधि मतलब समय, इतने कम अवधि में, ऐसा आपने सुना है बहुत बार, अवधि मतलब समय। और एक अवधि मतलब होता है भाषा, ठीक है, अवधि एक भाषा है। चलिए देखते हैं, जरा। एक जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और एक जरा का मतलब होता है थोड़ा सा, जरा सा पास आओ, जरा सा खाना दो, जरा सा रोटी खाओ, ऐसे अब सुने सुने होंगे तो इजिली आपको समझ आ जाएगा। ये ऑप्शन में दिया जाता है, फिर आपको जो है आप सही ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक होता है नाड़ी। नाड़ी मतलब हमारे हाथ वाली नाड़ी, ठीक है। और एक नारी मतलब होता है स्त्री, ठीक है। अगला देखते हैं, निर्धन। निर्धन मतलब होता है गरीबी, और एक निधन मृत्यु। देखो बोलने में दोनों सेम सेम लग रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। निर्धन मतलब गरीबी, और निधन मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। शोक पत्र में देखते हैं ना कि मेरी दादी जी का जो है आकस्मिक निधन हो गया है, जिसका दशगात्र कार्यक्रम इतने इतने तारीख को रखा गया है। अब आप सब परिवार जो है सम्मिलित होकर के अमृत आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसा आप देखेंगे ना, तो ये याद रखना है आपको, निर्धन और निधन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समुच्चारित शब्दों को, जैसे तुरंग। तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और एक होता है तरंग। तरंग मतलब होता है लहर, ठीक है, समुद्र की लहर, तरंगे उठ रही है, ऐसे आप देखेंगे, ठीक है। एक होता है उधार। उधार मतलब किसी को राशि देना। और एक होता है उद्धार, अपने माँ बाप का उद्धार कर दो, ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा, ऊपर उठाना। एक होता है गढ़ना, ठीक है, गढ़ना, भगवान ने तुम्हें फुर्सत से गढ़ा है, ऐसा आपने सुना होगा, निर्माण करना। और एक होता है गणना, जनगणना मत गणना मतलब गिनती करना। देखो बोलने में तो सेम है, उनके अर्थ अलग अलग हैं। क्लियर हो गया। एक होता है जामन, दूध जमाने की खटाई, ठीक है। जामन आप जैसे दही बनाएंगे तो उसके लिए जामन, थोड़ा सा जामन रखना पड़ता है, फिर वही उसमें जो है बैक्टीरिया है वो जो है क्रियाशील हो जाते हैं, जामन। दूध जमाने की खट्टाई। एक होता है जामुन, एक प्रकार का फल है। क्लियर हो गया बातें। एक होता है उर। उर मतलब होता है हृदय, और एक उरु मतलब होता है जांग। क्लियर हो गया। निशान, देखो ये निशान कैसे लिखा है और ये निशान कैसे लिखा है। एक निशान, ये निशान का मतलब होता है झंडा, और ए निशान का मतलब होता है चिन्ह, याद रखिए, ठीक है। परिचारक, परिचारक मतलब सेवक, भृत्य, नौकर। और एक प्रचारक, प्रचारक प्रमोटर, प्रचार करने वाला, ठीक है। गेय मतलब गाने योग्य, और ज्ञ से ज्ञानी है, याद रखना, ग से ज्ञानी, ये मतलब होता है जानने योग्य, ठीक है। तो आज हमने जो है डे 3 एडीओ की डे 3 क्लास में हमने क्या देखा है, आज
संविधान में अनुसूची देखा, और हिंदी में हमने क्या देखा है, समुच्चारित शब्द। और मैं आपको बता दूं, बार बार आपको बोल रहा हूं, जैसे संविधान का एक किताब रखिए, जैसे हमने अभी अभी तक क्या पढ़ा, जैसे संविधान का प्रस्तावना पढ़ लिया, संविधान में संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से देश से क्या क्या संविधान लिए हुए हैं, और आज देखा हमने अनुसूचियां। संविधान का एक 20 रुपए का कॉपी लीजिए, संविधान का अलग बनाइए, हिंदी का अलग बनाइए। मैं जस्ट उसके बाद छत्तीसगढ़ का लाऊंगा, अभी बीच बीच में लाता रहूंगा सभी। छत्तीसगढ़ का जैसे सामान्य अध्ययन है, इतिहास है, प्लस पंचायती राज, उसका अलग अलग आप बनाइए। उसके बाद ग्रामीण विकास आजीविका का हैंड नोट बनाते रहिए बढ़िया सा, और बार बार रिवीजन करते रहिए। अभी 3 साढ़े 3 महीना बहुत समय है, आप एक एक घंटा ही देखिए, कम से कम ये वीडियो को ही देखते रहिए, और ये हफ्ता में एक बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखना कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो भाई आपको 30 से 35 दिन से ज्यादा समय नहीं देगा। 30 दिन बहुत हो जाता है। 30 दिन में क्या होता है, सिलेबस इतना बड़ा बड़ा, तो आगे से जो रेडी रहेगा वो काफी अच्छा स्कोर करेगा। होगा या ना होगा अलग बात है भाई, 200 पोस्ट में 200 व्यक्ति का ही होगा ना, 2.5 लाख फॉर्म फिलअप किए हैं, 200 एकवा आदमी तो फालतू नहीं होगा, ये भी समझने वाली चीज है। ठीक है, जैसे 2.5 लाख आदमी डाले हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, 200 आदमी का ही होना है। 200 से लेकर 300 आदमी तो ऐसा नहीं होगा कि फालतू होगा, उसने समय नहीं दिया होगा, 6 घंटे 8 घंटा पढ़ा नहीं होगा, तो वो अलग विषय की बात है। बस अगर जूझ गए हो तो अच्छे से करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, नौकरी लगे या ना लगे, ये दिमाग तेज होना चाहिए, तो जिंदगी की जिस भी फील्ड में जाओगे बेहतरीन काम करोगे। ठीक है, चलिए यहीं से वीडियो से अलविदा लेते हैं, फिर एडीओ की चौथे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।